नॉलेज बेस है। मिश्रा जी हमारे बीच आ चुके हैं और नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में कहा जाता है विरोधियों को परास्त करने में तो ये माहिर है ही, बेबाकी से जवाब देना भी इनका एक अंदाज है। माथे पर हिंदुत्व का टीका इनकी पहचान है। बड़ी बात, जो भी जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है उसमें फुल मार्क्स लाते हैं और पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और जोरदार तालियां बजती रहे नरोत्तम मिश्रा जी के लिए। मंच पर आइए सर। और हमारे साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी आस्था कौशिक। आस्था, ओवर टू यू। जोरदार तालियां हो जाए नरोत्तम मिश्रा जी के लिए। फायर ब्रांड नेता नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त हमारे बीच में। नरोत्तम मिश्रा जी, वैसे तो आपके बहुत से बयानों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या है, भारत एक ऐसा देश है कि यहां चुनाव कभी खत्म ही नहीं होते। एक बार चुनाव खत्म होते हैं, फिर कोई चुनावी माहौल बन जाता है, फिर चुनाव का नतीजा आता है, फिर चुनावी माहौल में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में आपके बयान बड़े चर्चा में रहते हैं। किसी भी प्रदेश में चुनाव क्यों ना हो, धर्म संसद की बात क्यों ना हो, नरोत्तम मिश्रा जी का बयान जरूर आता है। हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुए हैं, बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और पार्टी ने आपको भेजा था महाराष्ट्र में। अब विधानसभा में तो बंपर जीत दर्ज हुई, लेकिन लोकसभा में पार्टी पिछड़ गई। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? कभी कभी होता क्या है मैम कि राजनीति के अंदर भ्रम काम कर जाता है और कांग्रेस पार्टी को भ्रम फैलाने की महारत हासिल है। ये सिर्फ नारों और वादों पर ही चली है पार्टी, इसने काम कभी नहीं किया, ऐसी मेरी निजी राय है। और महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव का जहां सवाल है, वहां उन्होंने एक संविधान बदल देंगे वो भ्रम पैदा किया कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। तो कुछ स्टेटों में ये भ्रम पैदा हुआ और उसके कारण से थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जल्दी लोगों की समझ में आ गया काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। जिन प्रदेशों में नुकसान हुआ था उन प्रदेशों को आप देखो, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उपचुनाव थे बड़ी, और हरियाणा का आम चुनाव था विधानसभा का और महाराष्ट्र का था। आप देखो चारों जगह कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ गई। नारे ज्यादा दिन नहीं टिलते हैं। ये हमेशा से आप पूर्व देख लो इतिहास कांग्रेस का, इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, नारों पर ही चले। मुझे ध्यान आता है एक बार सद्दाम हुसैन का युद्ध चल रहा था, अमेरिका सद्दाम हुसैन का, तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे देश के, बड़ा मीडिया में चर्चा में था वो युद्ध। उस समय ऐसा लगता था कि सद्दाम हुसैन जी कहीं जीत न जाए। शांति वार्ता के लिए राजीव गांधी जी गए। अच्छा। तो कांग्रेस के लोग उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने गए, तो कांग्रेस के लोग नारे लगा रहे थे, देश के अंदर दो ही नाम राजीव गांधी, विश्व के अंदर दो ही नाम राजीव गांधी या सद्दाम। वो वहां पहुंच पाए इसके पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। तो जब वो लौट के आए, जॉर्ज बुश उस समय प्रधानमंत्री थे अमेरिका के, जब वो लौट के आए तो कांग्रेस के लोग लेने गए और नारे लगा रहे थे कि विश्व के अंदर दो ही खुश, राजीव गांधी, जॉर्ज बुश। ये नारों पर चलने वाली पार्टी है और अपनी सुविधा से ये नारे बदलते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, अब आपने इतिहास की किस्सागोई शुरू ही की है, तो आज देश में अलग अलग जगहों पर इतिहास खोजा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इतिहास को बदला नहीं जा सकता, कुछ लोग कह रहे हैं देश में अराजकता फैलेगी, जगह जगह पर खुदाई हो रही है, सर्वे हो रहे हैं। इस माहौल को आप क्या कहेंगे? मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर आप महाकुंभ करने जा रहे हैं? मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा कि जहां भी खुदाई हो रही है वहां मंदिर तो निकल रहा है। जहां भी खुदाई करो मंदिर निकलता है, कांग्रेस की खुदाई करो तो घोटाला निकलता है। ऐसा ही है ये, बिल्कुल। तो उसी तर्ज पे चल रहा है जी, अभी से लेके आज तक का। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इससे अराजकता फैलेगी, देश का माहौल बिगड़ेगा। अब जहां मस्जिद है वहां सालों से नमाज अता की जा रही है। 370 जब हटाई थी तब भी विपक्ष ने यही कहा था कि हटा के तो देखिए खून की नदियां बह जाएंगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोकसभा में कहा है, कांग्रेस के नेता ने कहा, बयान था, पत्ता नहीं हिला, कंकड़ नहीं फेंका देश के अंदर।
कंकड़ भी नहीं फेंका था पूरे देश के अंदर। 370 हटी, 35 से हटी, लद्दाख आजाद हो गया, एक कंकड़ नहीं फेंका। तो ये इन बातों में कुछ नहीं रखता है, जो शाश्वत सत्य है उसको स्वीकारना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, और यही सनातन कहता है। आज महाकुंभ होने जा रहा है, देश में इतना बड़ा आयोजन, कहा जा रहा है कि इसमें करोड़ों का फुटफॉल रिकॉर्ड होने वाला है, बड़ी व्यापक तैयारी की गई है, लेकिन उसके लिए भी कह रहे हैं कि वो तो वक्फ की जमीन पर बना है। मुसलमानों को या संत समाज चाह रहा है कि भाई हिंदू धर्म के अलावा कोई और लोग उसमें ना आकर व्यापार करें, ना दुकान लगाएं, ना प्रवेश करें। ये दुकान लगाना पता कौन लोग चाह रहे हैं? कौन? वो लोग हैं जो कहते थे कि मंदिर बनाने से थोड़ी रोजगार मिल जाएगा, जो कहते थे कि मंदिर बनाने से और कुंभ में जाने से कोई रोजगार थोड़ी पैदा होते हैं। ये वही सब लोग हैं जो समोसे और कचौड़ी बेचना चाह रहे हैं। ये वही लोग हैं। वो ये जो भी लोग हैं, आप शाब्दिक रूप से खुलवाने से अच्छा है कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। खरगोन में दंगा हुआ था 2022 में, और उसके अगले दिन बुलडोजर की कार्रवाई भी वहां पर हुई, और आपने बयान दिया कि जिस घर से पत्थर आए थे उसे पत्थरों के ढेर में बदल दिया जाएगा, और बुलडोजर को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उस कार्रवाई को गलत बताया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैंने ऐसा बयान दिया था, ये बिल्कुल सच है। आप कायम है उस पर? हाँ, मैं जो बोलूंगा उस पर कायम रहूंगा। सोच समझ के बोलता हूं, पहले सोचता हूं फिर बोलता हूं, और इसलिए मैं उस बयान पर कायम हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय को लेकर जो अब कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण तोड़ने का थोड़ी कहा है कि अतिक्रमण नहीं तोड़ेंगे, ऐसा कहीं नहीं कहा। मैंने पढ़ा उसको। अतिक्रमण तो टूट सकता है, जिसका अतिक्रमण होगा वो टूटेगा। सरकारी जमीन पर कैसे बना लोगे? पर मकान है, सरकारी उसको जमीन पर बुलडोजर से कैसे तोड़ बना दिया लोगे गया। आप? और सरकारी जमीन पर बनाओगे तो टूटेगा, कानून अपना काम करेगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर अभी हाल ही में आपने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पदयात्रा की थी, और आप भी उसमें शामिल हुए थे, तो अब ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या है? मेरी मान्यता है कि पहले राष्ट्र, उसके बाद कास्ट। जो लोग जाति में बांटना चाहते हैं वो गलत है। जो जाति जनगणना की बात करते हैं, मेरा मानना है कि जाति जनगणना हो, पर जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं उन सब की हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हिंदुओं की ही हो, मुसलमान की भी जाति गणना होनी चाहिए, उसके लिए भी कहना चाहिए ना। और इसीलिए नारा दिए भी गए कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि जाति जनगणना की बात जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो अपने आप में वो खुद अपनी जाति नहीं बता पा रहे। वो तो कहते हैं दत्तात्रेय ब्राह्मण है। अच्छा चलो, आपकी बात अगर मान लूं, राहुल गांधी जी, पिता का नाम राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी पिता का नाम आप बताइए। फिरोज खान। आप पूरा फैमिली ट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिरोज खान ना, फिरोज खान पिता का नाम जब्बार खान, ऐसा ही है ना ये क्रम पूरा। आप जो भी बता रही हो, मैं तो इस पूरी सीरीज को बता रहा हूं। ये सीरीज आप देखो ना, फिर बताओगे किस जाति के हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन देश का अच्छा एक बात और बताओ, मेरे को आप मेरा मार्गदर्शन भी करो कि नेहरू के पहले कौन सा नेहरू का परिवार था, नेहरू के बाद में कौन सा नेहरू जी का परिवार था, और नेहरू जी के बच्चे गांधी कैसे हो गए? गांधी जी ने टाइटल दिया था, स्वेच्छा से किसने टाइटल दे दिया था? किसने दे दिया था? इंदिरा गांधी जी। और अरे जब किसने दिया था टाइटल? मैं वही तो कह रहा हूं, वो कैसे गए? अच्छा चलो मान लो ये हो गए, फिर बाकी के कहां गए? नेहरू खानदान तो होगा ना, चाचा ताऊ मामा फूफा। हम तो हिंदू है तो हमारे यहाँ चचिया सास, ममिया सास, पपुआ सास, फूफा जी, चाचा जी, मामा जी, काका जी, बहुत रिश्तों नातों की एक श्रृंखला है। चलिए फिलहाल राहुल गांधी पर ही रहते हैं, और देश का संविधान सबको इजाजत देता है कि वो किसी भी इष्ट को माने, अपनी मर्जी से पूजा करे, और वो पार्लियामेंट के अंदर कहते भी हैं कि वो तपस्वी हैं और तपस्या करते हैं और उससे गर्मी आती है। राहुल गांधी भाई ऐसे तपस्वी है तो पूरी कांग्रेस ऐसी तपस्वी बनी रहे, हमको क्या दिक्कत उससे? तपस्या करें जहां आराम, हम सहमत हैं उनसे, वो जाएं तपस्या पे, हम अभिनंदन करेंगे। अगर ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही चलेंगे तो कुछ दिन में जनता भेजेगी, प्रतीक्षा करें।
आप देखिए पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सबसे बड़ा राजनीतिक दल जिसकी सर्वाधिक स्टेटों में सरकार, राहुल और प्रियंका जी आने के बाद कुल 2 प्रदेशों में सरकार बची है। एक भैया की, एक बहन की, तीसरे प्रदेश में सरकार नहीं बची। एक कर्नाटक में, एक तेलंगाना में, बाकी जहां मिली जुली भी आ रही है ना, जैसे जम्मू कश्मीर में आई तो उनने मंत्री नहीं बनाया, ऐसे झारखंड में कर रहे हैं वो। तो ये स्थिति अब रसातल की ओर जा रही है, डूबता हुआ जहाज है। कब तक पूरा जाता है देखते हैं। मध्य प्रदेश में संगठन का चुनाव हो रहा है, क्या आपको इसमें कोई पद मिलने वाला है? मुझे तो नहीं लगता। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपकी अगली भूमिका अब क्या होगी। चर्चा में तो आप रखते हैं सबको, आपकी नजर में हूं तो सबकी नजर में हूं। आप शिवराज सरकार में मंत्री रहे और मोहन यादव की सरकार भी आप देख रहे हैं, दोनों में क्या फर्क नजर आता है आपको? उस सरकार में वो मंत्री था, अभी मैं बाहर हूं, तो सरकार का अंदाजा कैसे लगेगा? उसमें तो मंत्री था इसलिए लगाया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी सक्रिय। दीनदयाल जी का मंत्र उन्होंने अंगीकार किया, स्वीकार किया, चरैबेती चरैबेती का, इसलिए आप देखेंगे रोज दौरे पर रहते हैं, सतत चलते रहते हैं, और ये अच्छी बात है। आपको ज्वाइनिंग टोली का अध्यक्ष बनाया गया और आपने उसमें कमाल किया, लेकिन पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं को निराशा हुई, ऐसा हुआ कि आपको दिखी निराशा? मुझे तो अभी तक नहीं दिखी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि बड़ा परिवार है और बड़े हृदय के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और सभी को समाहित कर लिया गया है, अंगीकार कर लिया गया है। कहीं से कोई ऐसी आवाज आ नहीं रही है। अगर आ रही हो तो थोड़ा आप मार्गदर्शन करेंगी तो मैं विस्तार से बताऊंगा। हाल ही में अभी विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी हार गई और विजयपुर जो आपका गृह क्षेत्र है दतिया, उससे काफी करीब है, तो आप बता सकते हैं इस हार की वजह? काफी करीब नहीं है तो 200-250 किलोमीटर दूर, पर हार कोई भी हो, हार कोई भी हो, वो समीक्षा मांगती है। और हम आत्मचिंतन करने में विश्वास रखते हैं, आत्मचिंतन करेंगे और आगे कोई सीट हारी हुई आपको नहीं मिलेगी। हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे 29 में से 29 जीत देश के अंदर बड़े प्रदेशों में हमने जीती है, ऐसी विश्वास के साथ अभी कह रहे हैं कि आगे भी जीतेंगे। आजकल एक चीज लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी बड़ा नेता अगर भोपाल आता है तो वो आपसे जरूर मिलता है। दरअसल मैं लगभग 30 साल एमएलए रहा हूं, 17 साल तक मंत्री था, तो उस दौर में मैं भी बहुत लोगों के यहां जाता था। अब वो मेरे यहां आ जाते, इतनी सी बात है। रिश्ते मेरे सबसे बहुत अच्छे हैं, सभी पार्टियों में अच्छे, और बहुत सम्मान करता हूं मैं सब नेताओं का। आपकी पार्टी में एक पूर्व महिला विधायक हैं, फिलहाल आपकी पार्टी से हैं, और अक्सर इशारों में आप पर आरोप भी लगाती रहती हैं। हम नाम नहीं ले रहे, आप समझ चुके होंगे कि किसकी बात यहां पर हो रही है। आप इन आरोपों पर क्या बोलेंगे? इशारे ही कर देंगे, कुछ करिए, इशारों का ही जवाब आपकी बात पहुंचेगी इस मंच से उन तक। इशारों में ही दे देंगे। वैसे ऐसा है नहीं, मैं बहुत सम्मान करता हूं सभी का, मैंने आपको इसके पहले भी बताया। और अब कुछ निजी जीवन से जुड़े सवाल आपसे कर लेते हैं। किसी भी तरह के कैसे भी करो। आपने सियासत का रास्ता क्यों चुना? बचपन से इसमें कब आ जाते हैं पता थोड़ी चलता है। छात्र राजनीति से सक्रिय रहे आप? हाँ, छात्र संघ का मैं प्रेसिडेंट था कॉलेज का, मैं यूनिवर्सिटी का जेएस था। छात्र संघ में वहां यूनिवर्सिटी का भी चुनाव लड़ा, यहां भी लड़ा, सहकारिता का लड़ा। अपने कॉलेज से निकलते ही 28-29 साल पे तो एमएलए बन गए थे। फिर लगातार चलती रही गाड़ी, यहां तक चले आए, आपके सामने बैठे हैं आपकी अदालत में। और जाते जाते एक और सवाल कि आजकल हम देखते हैं कि नेताओं के बेटे या उनके परिवार से भी कोई ना कोई सियासत में आता है, तो क्या आपके परिवार में से भी आपका कोई पुत्र भी सियासत में आएगा? मुझे नहीं लगता, अभी तो कोई संभावना नहीं है, और बाकी सब भविष्य के गर्त में है, पर आज की स्थिति में कोई ऐसी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। जाते जाते अंतिम सवाल, अब 2029 की तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है, तमाम लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, तो अब नरोत्तम मिश्रा आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहां देखते हैं, किस जिम्मेदारी के साथ देखते हैं? पार्टी काम देती रहे, उन्होंने ज्वाइनिंग टोली का काम दिया जैसा आपने बताया, परिणाम भी आपने सवाल के साथ पूछ लिया कि बड़ी भारी संख्या में, सबसे सर्वाधिक देश में हमारे यहां हूं। फिर उनने महाराष्ट्र का काम दे दिया,
ऐसे काम पार्टी देती रहेगी, आराम से चलेगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मस्ती में है। और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। चलिए, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा जी, आप इस मंच पर आए और सभी सवालों के जवाब आपने इशारों में भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पर बने रहिएगा नरोत्तम जी हमारे साथ। आज आप आए बातचीत करने के लिए, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आपको सम्मानित कर